कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स का एक और एस्पेक्ट देखते हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अपन कवर कर चुके हैं, सेम चीज को एक दूसरे तरह से देखने का तरीका है ना, उसको देखते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इस पे जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है ना, अगले वीडियो में करेंगे उसको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो आप देखिएगा जेई एडवांस का क्वेश्चन है वो बिल्कुल आराम से है ना 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तब तो उस क्वेश्चन को देख के ही आपको लगेगा कि इसको करें कैसे। ठीक, तो ध्यान से देखें इसको। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं और उन दो स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है ना, इम्प्लीकेशन क्या निकलता है उसको देखते हैं अपन। पहला स्टेटमेंट क्या हुआ है? पहला स्टेटमेंट क्या हुआ है? इन अ 2D स्पेस, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं केवल, एनी वेक्टर ए can be represented as a combination of two non-collinear vectors b and c। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या है? कोप्लेनैरिटी की जो कंडीशन अपन ने देखी थी उसी को एक दूसरे तरह से लिखा हुआ है। कोप्लेनैरिटी की कंडीशन जो है, तीन वेक्टर्स ए बी और सी कोप्लेनर हैं, उसकी कंडीशन क्या थी कि ए को हम लैम्डा बी प्लस म्यू सी करके लिख सकते हैं। और ये नॉन कोलिनियर होने की जो कंडीशन है इसको अभी अपन देखेंगे। और ये वाली कंडीशन है ना, देखने में कैसी लगती है ना, उसको तो अपन विजुलाइज कर ही चुके हैं। एक बार दोबारा देखते हैं है ना, एक 2D स्पेस बनाते हैं जरा। तो ये एक 2D स्पेस बना ली है ना, एक्स वाई एक्सिस। तो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इस वाली स्पेस में किसी भी वेक्टर को डिपिक्ट करने के लिए हमने एक वैसे ही एक सिस्टम बना रखा है। क्या? यूनिट वेक्टर्स का। हम दो यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, जिनको अपन आई और के बोलते हैं, आई और जे रादर। और इस वेक्टर ए को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं? a1i प्लस a2j, जो बेसिकली क्या है, यही वाला स्टेटमेंट है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। ये i और j जो है वो ये वेक्टर b और c का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें a1 क्या है? a का वो कंपोनेंट जो कि i के डायरेक्शन में है, ये a1 है। और a2 क्या है? a का वो कंपोनेंट जो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इस a1 को अपन क्या बोलते हैं? a1 या फिर लैम्डा, है ना। ये जैसे मैं यहाँ तो a1 मैं अपनी सहूलियत के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए a1 a2 मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस वाले सिस्टम से तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, आपको विजुलाइज करना ईजी है। तो ये a1 जब भी आएगा किसी क्वेश्चन में तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से लिखा हुआ होगा, है ना, आपको फैमिलियरिटी रहनी चाहिए। तो a1 के लिए क्या लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में? यही जो मैंने बोला अभी, कॉम्पोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ i, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ i या अलोंग i, है ना, एक ही बात है। और a2 के लिए क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ होगा? कंपोनेंट ऑफ a इन डायरेक्शन ऑफ j। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था जब अपन कोप्लेनैरिटी डिस्कस कर रहे थे कि भाई यहाँ पे तो इस वाले केस में अपन ने b और c की जगह पे है ना स्टैंडर्ड वेक्टर्स ले लिए, यूनिट वेक्टर्स। बट हम चाहे जिस भी तरह का वेक्टर लें, है ना, वहाँ पे भी ये एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था कि ये यदि वेक्टर ए है तो बी और सी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी साइज के यदि अपन वेक्टर ले लें, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, है ना। अभी इसको भी देख लेंगे, हालांकि सिंपल सा ही है ये भी कॉन्सेप्ट। नॉन कोलिनियर यदि दो वेक्टर यदि अपन ले लें, ये एक वेक्टर अपन ने यूँ ले लिया और एक वेक्टर यदि अपन ने यूँ ले लिया, है ना, ये बी ए सी, तब भी हम ए को डिपिक्ट कर सकते हैं। और वहाँ मैंने क्या बोला था, इस बी को एक्सटेंड कर दें, सी को एक्सटेंड कर दें। तो अब यदि हम ट्रायंगल लॉ लगा दें, अपने को एक वेक्टर ये चाहिए और एक वेक्टर ये चाहिए, तो इस वाले वेक्टर के लिए हम लैम्डा बी यूज़ कर लें और इस वाले वेक्टर के लिए हम म्यू सी यूज़ कर लें। तो हमारे पास में ये वाला रिलेशन आ जाता है जहाँ पे लैम्डा क्या है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको जरा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में जब इस तरह से लिखा हुआ आएगा ना तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, है ना। ये क्या है? कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी। और म्यू क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ जगह नहीं है इसलिए डॉट कर दिया, इन डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक। अच्छा, अब देखें अपन ने क्या कंडीशन लगाई थी बी और सी के लिए, इनका नॉन कोलिनियर होना जरूरी है। सपोज हम
कोलिनियर वेक्टर्स ले लेते हैं, है ना, 2 यदि कोलिनियर वेक्टर्स ले लें, तो इसी वाले केस में देख लें, है ना, एग्जांपल से आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि i और j की जगह जो कि नॉन कोलिनियर है, हम सपोज i और इसका एक कोलिनियर वेक्टर और ले लें अपन, है ना, j को यदि अपन इस तरह से ले लेते सेम डायरेक्शन में, तो आप देख ही सकते हैं भाई a का जो ये वाला कंपोनेंट है इसको तो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, वो तो i का ही कुछ मल्टीपल कर लेंगे तो रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जो a का जो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते इन 2 वेक्टर से, है ना, j कंपोनेंट कौन लाएगा? इसीलिए हमको नॉन कोलिनियर वेक्टर चाहिए। तो 2D स्पेस में 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स यदि अपने को मिल जाते हैं, अपन कोई भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और इसी तरह से 3D स्पेस में, है ना, 3D स्पेस से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है ना, उसको देखते हैं एक बार। इसको मिटा देता हूँ। तो ये 3D स्पेस का स्टेटमेंट देखें। इन अ 3D स्पेस एनी वेक्टर s कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। और इसका रिक्वायरमेंट क्यों है? ये एग्जैक्टली सेम है जो 2D स्पेस में नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का जो रिक्वायरमेंट था, जिस कारण से, है ना, सेम रिक्वायरमेंट है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं, एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स p q and r। अब इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, s इज इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर। इस वाले केस में भी इसको 3D स्पेस में यदि आपको विजुलाइज करना है ना, 3D में थोड़ा विजुलाइज करना डिफिकल्ट रहता है, फिर भी कोशिश करते हैं अपन इसको। सपोज आपने s वेक्टर जो है वो इस टाइप का बना दिया, ये s वेक्टर। अभी अपन 3D स्पेस में जो वेक्टर्स को जो डिपिक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, i j और एक वेक्टर और आ जाता है यहाँ पे k। इन्हीं के टर्म्स में अपन किसी भी वेक्टर को डिपिक्ट कर लेते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स में दिख ही रहा है। तो ये s जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, s1i प्लस s2j प्लस s3k। इसको यदि आप थोड़ा विजुलाइज करें, s1 s2 s3 क्या है, इसको यदि मैं इस तरह से परपेंडिकुलर खींच दूँ यहाँ पे, ये s का जो टिप है वो एक्स जेड प्लेन के ऊपर कहीं पे आ रहा है। आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से है, ये डिपिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है 2D में, 3D में, है ना, कुछ इस टाइप का है ये। तो S1 जो है वो ये है, S2 क्या है, S2 ये है, और S3 जो है वो ये है, S3। अगेन इसको बोलते क्या है ना, मैं ये बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इन टर्म्स को अपन बोलते क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में जब ये रिप्रेजेंट होंगे तो वेक्टर को डिपिक्ट करने के 2 तरीके हैं भाई। एक तो अपन वेक्टर ही लिख दें, है ना, S1 फिर P फिर Q फिर R, इस तरह से वेक्टर ही हम लिख दें। और दूसरा क्या है ना, लॉन्ग फॉर्म में लिखें। तो S1 के लिए क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगेन, है ना, कंपोनेंट ऑफ S इन डायरेक्शन ऑफ, है ना, I है, या यदि PQR के टर्म्स में S को हमने डिनोट किया हुआ है तो इन डायरेक्शन ऑफ P, इन डायरेक्शन ऑफ Q, इन डायरेक्शन ऑफ R, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक। अच्छा, इस वाले केस में भी, है ना, आप देख ही सकते हैं कि यदि ये वेक्टर जो है कोप्लेनर हो जाएं तो हम S को डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं भाई। एक्स जेड प्लेन में सपोज आप 3 वेक्टर ले लें, है ना, एक यदि P यहाँ आ गया, है ना, Q यूँ आ गया और R सपोज इस डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं। तो ये S का S1 और S2 वाला कंपोनेंट तो हम कवर कर लेंगे इन वेक्टर्स को कॉम्बाइन करके, पर S3 तो हम ला ही नहीं सकते। जो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है y एक्सिस के डायरेक्शन में, वो तो हम क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें से किसी भी वेक्टर का y एक्सिस के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, है ना। इसीलिए ये कंडीशन कि वेक्टर्स का नॉन कोप्लेनर होना जरूरी है। तो अगेन किसी भी वेक्टर को हम i j k के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, है ना, किसी भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। 2D प्लेन में तो ये वाला एग्जाम्पल जो था, कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल, वो अच्छे से अपन ने बना लिया था। 3D प्लेन में, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल को बना करके विजुलाइज करना मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। बनाने को मैं 3 वेक्टर बना दूं, बट उसका नेट रिजल्टेंट जो है वो बनाना बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। बेसिकली क्या है, इस टाइप का एक क्यूबॉइड बनेगा, 3D में एक क्यूबॉइड बनेगा, और क्यूबॉइड जो है वो मतलब इस तरह से इसमें कहीं पे जाकर ऐसे बंद होगा कुछ, है ना, इस टाइप का। आप देख रहे हैं जैसे 2D में अपन ने पैरेललोग्राम बनाया था। अच्छा, इस वाले स्टेटमेंट का
एक एस्पेक्ट और है ना, उसको भी देख लेते हैं कि जब हम किसी भी वेक्टर एस को बाकी 3 वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो कोएफिशिएंट्स जो आ रहे हैं ना, जिनको अपन ये कंपोनेंट बोल रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ये यूनिक है। ऐसा नहीं है कि एस को रिप्रेजेंट करने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है एक्स, वाई, जेड के अलावा, है ना? ऐसा नहीं है ना? इसका भी एक छोटा सा प्रूफ है, उसको देख लेते हैं अपन। तो सपोज एक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस जेड आर के टर्म्स में, और सपोज एक्स, वाई और जेड यूनिक नहीं होता, मतलब एस को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता, तो उसको अपन x1p प्लस y1q प्लस z1r लिख सकते होते, है ना, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक। तो यदि ये दो स्टेटमेंट्स यदि अपन ले लें, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1p प्लस y माइनस y1q प्लस z माइनस z1 r इज इक्वल टू 0। और ये अपने को मालूम ही है कि पी क्यू आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए ये वाली कंडीशन कब होल्ड करती है, जब ये तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स जो हैं वो 0 हों, है ना? ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। और ये तीनों कोएफिशिएंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, x जो है x1 के बराबर होना जरूरी है, y y1 के बराबर और z z1 के बराबर। ठीक, तो x, y और z जो है वो यूनिक हो गए। तो एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना, जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है, अगली वीडियो में करेंगे उसको, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, है ना? आप देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को यूं का यूं लगा देना है और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।